नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नया रिकॉर्ड बन गया है। 31 दिसंबर से लेकर नववर्ष के 8 दिन में 24.40 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आए। इस दौरान 400 कुंटल लड्डू प्रसादी वे अपने साथ ले गए। यह आंकड़ा महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने जारी किया है। लड्डू प्रसादी देश भर में शुद्धता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी के अनुसार 31 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक कुल 24,40,000 भक्तों ने महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लिए। इसे देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने अलग अलग लड्डू प्रसादी काउंटर खोले थे। महज 2 दिन यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर समिति ने 200 क्विंटल लड्डू प्रसादी बनवाई थी। मांग को देखते हुए इसे अगले 7 दिन के लिए इतनी ही मात्रा में लड्डू और बनवाए। लड्डुओं की देश भर में मांग। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से महाकालेश्वर का लड्डू प्रसाद का विक्रय किया जाता है। प्रतिदिन 50 से 60 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू प्रसाद 100, 200, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध रहते हैं। यह प्रसाद 400 रुपए किलो में उपलब्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 1 जनवरी 2023 से 20 जुलाई 2023 के बीच 7 माह में दर्शन करने आए भक्त अपने साथ 7.73 लाख किलो लड्डू अपने साथ ले गए। 4 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत हुई थी। जुलाई में भी लड्डुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। 1 से 19 जुलाई तक 9,200 किलो लड्डुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। 19 दिन में महाकाल मंदिर समिति की लड्डू प्रसादी से 3 करोड़ 68 लाख रुपए की आय हुई थी। मकर संक्रांति पर्व के अब सिर्फ 6-7 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन सर्द मौसम की वजह से पतंग बाजार में अब तक उठाव नहीं आया है, जिससे पतंग और डोर के व्यापारी चिंतित हैं। मकर संक्रांति पर्व के 1 माह पूर्व से आसमान पतंगे उड़ने लगती हैं, लेकिन इस बार पतंगे आसमान में कम ही उड़ते दिखाई दे रही हैं। वहीं रही सही कसर सर्दी पूरी कर दी। पिछले 1 सप्ताह में भी इस समय ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ और तेज सर्द हवाएं चल रही हैं। साथ ही बहुत ज्यादा कोहरा भी पड़ रहा है, जिसके कारण पतंगबाजी के शौकीन लोग पतंग नहीं उड़ा पा रहे हैं और सर्दी की वजह से पतंग डोर व्यापारी सुस्त ही बैठे हुए हैं। हालांकि आज सुबह से मौसम खुला हुआ है और सूर्य देव निकले हुए हैं, जिससे आज तोपखाना क्षेत्र स्थित पतंग बाजार में कुछ हल्की फुल्की भीड़ दिखी। ऐसा लगता है इस बार लागत भी नहीं निकल पाएगी। दोनों व्यापारियों ने बताया कि 100 रुपए से लेकर 500 रुपए कोड़ी तक की पतंग है और बरेली का मांझा 300 रुपए मीटर से लेकर 3,000 रुपए तक का है। पतंग व्यापारी फारूक ने बताया कि लोगों में पतंग उड़ाने का शौक कम हो गया है। आजकल के युवक अन्य डोर से पतंग उड़ाना ही भूल गए हैं। वह सिर्फ चाइना डोर की मांग करते हैं। ये बिजनेस हम 20 साल से करीब कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ टोटल रामपुरी पतंग ही बेचते हैं। वही टोटल सब पतंगे हैं। 5 रुपये से बिक्री से लेके 10 रुपये बिक्री तक का पतंग है मेरे हमारे पास। 15 रुपये तक का बिक्री का है। बस ये है। क्या कोड़ी पतंग है? कितना की कोड़ी? ये 100 रुपये कोड़ी से लेके 300 रुपये कोड़ी तक का पतंग। और डोर कौन कौन से, क्या विशेषता दोनों की? डोर हमारे पास शब्बीर बेग है जो हमारी परमानेंट चली आ रही है। एक हबीब मेहताब की है जो 3,000 रुपये तक की है उसका, और जब से हम यही बेच रहे हैं। क्या रेट के हिसाब से पड़ती है? 300 रुपये रेट। ओरिजिनल मैदानी डोर है ये, जिसको मैदानी कहलाती है। पतंग की क्या विशेषता? पतंग ये है कि यह नाम से बिकती है रामपुरी पतंग। रामपुरी पतंग नाम ही से बिकती है। वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से आती है। वहाँ कहाँ से आती है? रामपुर यूपी। रामपुर यूपी से ही माल आता है सारा। इस पतंग की विशेषता क्या रहती है? विशेषता ये है कि ये सही पतंग होती है और ज़्यादा मांग इसी की होती है। अब ये आखिरी टाइम में जो वो उड़ाने खास वो होते हैं, 1 दिन 2 रोज वाले, तो वो रामपुरी पतंग ही पसंद करते हैं। अब संक्रांति का भी कुछ दिन बचे, किस प्रकार से गिराकी है? कितने गिराकी का तो अभी आलम ऐसा है कि समझो पिछले साल के मुकाबले अभी तो हमने आधी भी नहीं। जब मौसम ने बहुत ख़राबी कर दिया पूरे हफ्ते से। ये बहुत ख़राब मामला चल रहा है। अभी गिराकी बहुत ख़राब, माल मटेरियल अभी यही पड़ा है। अभी बिजनेस उठा था कल से, तो कल से बारिश हो गई फिर ख़राब चल गया मामला। आपने कल कितने का माल पड़ा लगता है आपको कि आपकी लागत होगा निकल जाएगी? अभी तक तो लग नहीं रहा। वो ये करीब 1 लाख का तो खाली मांझा ही पटक रखा है, कुछ भी नहीं बिका है। पतंग कितने की? पतंग भी 1 लाख की करीब, 1 से ऊपर ही की है, मगर वो नहीं हो रही बिक्री। जैसी मांग कर रहे हैं हम, वो पैसा नहीं आ पा रहा। लगता है आगामी दिनों में कुछ लगता है ऐसा? हाँ लग रहा है, 2-3 दिन का ही धंधा है।
आपका नाम होगा? नाम गजन अली है मेरा, गजनफर अली। उज्जैन जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता 8 जनवरी से भारत माता मंदिर के पास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर महाकालपुरम में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों के लगभग 450 विद्यार्थी एवं उनके ऑफिशियल सहभागिता कर रहे हैं। प्रतियोगिता अंतर्गत बालक एवं बालिका वर्ग के 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के मलखंभ के मुकाबले होंगे। क्लस्टर स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी उज्जैन में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने व नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार एवं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन में आज व कल आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता है। इसमें 14 स्टेट्स हैं और इन 14 स्टेट्स का आगमन हो चुका है। सारे बच्चे आ गए हैं। परसों से यहाँ पर आगमन हुआ था। आज से ये प्रतियोगिता आरंभ हुई है, जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी इसमें सहभागी हैं। बालक और बालिका वर्ग दोनों का है। 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष, तीनों आयु वर्ग के हमारे बालक और बालिकाओं का ये कंपटीशन है। और इस प्रतियोगिता में लगभग 150 ऑफिशियल्स हैं और 54 हमारे जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जो कि इसकी रेफरशिप करेंगे, वो यहाँ उपस्थित हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो गेम्स फेडरेशन है हमारी SGFI, उसके हमारे प्रतिनिधि अग्रवाल मैडम और आदरणीय राजेश यादव जी यहाँ हमारे बीच में इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। जिला के अतिरिक्त लोक शिक्षण संचालनालय से भी अधिकारी हमारे बीच में हैं, जो यहाँ पर इस प्रतियोगिता की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फील्ड ऑफिसर और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हमने कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ पर सब मुस्तैद कर रखी हैं। पुलिस ऐसे पुराने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो बाहर रहकर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे 85 लोगों की सूची बनाई गई है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा ऐसे पुराने गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके खिलाफ 25 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं या किसी अन्य मामले में सजा हो चुकी है और जमानत पर होकर जेल के बाहर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन पुलिस द्वारा भी 85 गुंडे बदमाशों की सूची बनाई गई है। इनमें से 47 की फाइल तैयार होकर न्यायालय में पेश कर दी गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर कोई भी पीड़ित अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग सहित अन्य शिकायत दर्ज करा सकता है। उज्जैन जिले में लंबे समय से एक आदतन अपराधियों का गिरोह था जो सक्रिय था। इसमें से एक व्यक्ति था जिसके विरुद्ध पिछले 40 सालों में लगभग 25 के आसपास अपराध पंजीकृत थे और एक संस्था से जुड़ के लगातार जो जनता है उसको परेशान करता था, प्रताड़ित करता था और कहीं ना कहीं नियमों का हवाला देके आत्महत्या तक करने पे मजबूर करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध सन 1987 से लेकर 93 तक लगभग 7 अपराध पंजीकृत हैं जो साधारण मारपीट और शासी कार्य में बाधा के हैं। इस 1994 से लेकर लगभग 2005 के बीच में मारपीट, एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास के हैं। 2006 से 9 के बीच में डकैती के हैं, एक्सटॉर्शन के हैं और वर्तमान में भी खासकर 2019 के आसपास जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसके वायलेशन में जो खबर चलाई गई थी उसका है और पिछले कुछ समय में 3 अपराध एक्सटॉर्शन के पंजीकृत किए गए हैं। ये लोग संस्था के नाम पे जुड़ के लगातार अवैध गतिविधियां करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इसके तहत हम 3 प्रमुख तौर पे चीज़ें करने वाले हैं। अपराध की जो कायमी है वो की ही गई है। इनके द्वारा जो अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं, खासकर अवैध वसूली के प्रकरणों से उनकी जांच की जाएगी। इनकम टैक्स का यदि कहीं वायलेशन किया है उसकी जांच की जाएगी और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, खासकर यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल है वो क्राइम को सब्जेक्ट मैटर बताते हुए किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसी प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं एक्सटॉर्शन के लिए। पूर्व में जो आपराधिक
घटनाक्रम हुए हैं जो 2009 के आसपास रहे हैं डकैती के, उसमें भी कहीं ना कहीं ये वीडियो कैमरा लेके जाते थे, होटल में जाते थे। उसके बाद जो भी उनको बाहर से आने वाले दर्शनार्थी मिलते थे उनसे अवैध पैसे की मांग करते थे। ऐसे जितने भी लोग चिन्हांकित किए थे उनके विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो बाकी भी जो आतंक अपराधी हैं लगभग 85 के आसपास हैं, जिन्होंने जेल से छूटने के बाद ज़मानत की जो शर्तें होती हैं उनके नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे सभी प्रकरणों की इंडिविजुअल समीक्षा की जा रही है और जो भी अभी बाहर हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो शासन ने जो एक बात कही है कि आदित्य अपराधियों की जमानतें निरस्त की जाएगी, तो अभी तक कितने लोगों की जमानत निरस्ती के लिए आपने आवेदन किए? जमानत निरस्ती की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक बार जब एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है तो न्यायालय नोटिस इशू करता है। जो दूसरी पार्टी होती है उसको समय दिया जाता है, उससे पूछा जाता है क्यों आपकी ज़मानत निरस्त ना की जाए। तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसके कारण सभी जो ज़मानतें हैं निरस्त नहीं हो पाई हैं। इसीलिए लगभग 47 के आसपास ऐसी हैं जो न्यायालय में कमिट हो चुकी हैं और जल्दी इन पर निर्णय आएगा। नगर निगम द्वारा आयोजित क्षिप्रा नदी के तट पर कार्तिक मेला प्रांगण में दिनांक 7 दिसंबर से 8 जनवरी तक कार्तिक मेले का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग, अखिल भारतीय मुशायरा, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, कुश्ती एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सोमवार को कार्तिक मेले का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम महापौर श्री मुकेश टटवाल की अध्यक्षता, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के मुख्य अतिथि एवं समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता श्री रूप पमनानी के विशेष आतिथ्य में समापन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजित हुआ, जिसमें कार्तिक मेला सांस्कृतिक समितियां एवं विभिन्न प्रतियोगिता में भागीदार करने वाले प्रतिभागियों को साथ ही व्यापारियों एवं समितियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर MIC सदस्य श्री रजत मेहता, श्री अनिल गुप्ता, डॉक्टर योगेश्वरी राठौड़, जोन अध्यक्ष श्री विजय सिंह कुशवाहा, श्री संग्राम सिंह भाटिया, पार्षद श्रीमती बबीता घनश्याम गौड़, श्रीमती राखी खड़ेल, श्रीमती आभा कुशवाहा, श्रीमती नीलम राजा कालेराव, श्रीमती प्रेमलता, ओम प्रकाश रामी, कार्तिक मेला सांस्कृतिक समिति के संयोजक श्री गब्बर भाटी, सांस्कृतिक समिति के नोडल अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री रईस निजामी उपस्थित। संचालन PRO निजामी द्वारा किया गया। बदलना है, उसके लिए मैं हमारे नगर निगम के आयुक्त जी बैठे हुए, हमारे सारे MIC बैठे हैं। हम इसी एक सप्ताह के अंदर मेले को लेकर के हम बैठक करें, हम इसकी समीक्षा करें और अगली बार हमको क्या करना है उसकी रूपरेखा अभी से तय हो जाए, ताकि उस समय हमको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हम जब भी मेले में घूमते हैं तो कई बातें हमको जानकारी में आती, पता चलती है। जैसे लोग खाने पीने की दुकान इस साइड होना चाहिए, झूले इस ओर लग जाए, मंच उस साइड हो जाए, या जिस प्रकार से अन्य मेलों में अलग अलग बड़ी कंपनियों के लोग आते हैं जहाँ पे शासन के द्वारा कुछ छूट भी प्राप्त होती है, हम भी कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं। हमारे उज्जैन में भैरवगढ़ की जो बुटीक है उसको हम रख सकते हैं। हम कई और संस्थाओं को यहाँ पर ला करके एक क्षेत्र उनके लिए हम आरक्षित करें और ये मेला जो हमारी परंपरा को निर्वाह करता है। लेकिन और धीरे धीरे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है और एक जो मनोरंजन और बाकी मिलने जुलने की जो नए माध्यम आ रहे हैं, उसमें इस तरह के मेलाओं का आयोजन निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है और बड़ा हर्ष का विषय है कि नगर पालिक निगम उज्जैन इस चुनौती का संवाहक बनते हुए कोशिश कर रही है कि इस तरह के मेलों, और जिसमें कार्तिक मेला का बड़ा नाम है, पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।